ये टॉपिक अपने को शुरू करना है आज, रेस्पिरेशन। अब देखिए, दो वर्ड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक तो है ब्रीदिंग और एक है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? हम कहते हैं ना कि ये ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं, कि सांस को लेने की जो प्रक्रिया है, क्या आपने सिर्फ इनहेल किया है, सांस को अंदर लिया है या बाहर छोड़ा है? तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ब्रीदिंग कहलाती है। तो यहां सवाल उठता है कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन अर्थात ब्रीदिंग के दौरान जब हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया है, उस ऑक्सीजन का हमारे टिश्यू ने, ऊतकों ने क्या प्रयोग किया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर गई, तो ये टोटल प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन या श्वसन संस्थान क्या है? श्वसन संस्थान के बारे में पढ़ना है, जिसमें लंग्स से ऑक्सीजन टिश्यूज को प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के द्वारा बाहर निकलती है। ये क्या है? रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं ना कि हृदय की गति कितनी होती है, तो हम कहते हैं कि 72 बीट पर मिनट, हृदय इस गति से धड़कता है। इसी प्रकार से रेस्पिरेशन का भी रेट होता है। रेस्पिरेशन क्या है? 12 से 16 पर मिनट, इतना रेस्पिरेशन हम एक बार में करते हैं। बात समझ आई आपको? ऐसा नहीं है कि सांस लेना, सांस तो आप बहुत बार ले लेते होंगे, लेकिन उस सांस के साथ जो ऑक्सीजन अंदर गई है, वो ऑक्सीजन टिश्यू को मिली, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, ये पूरी एक प्रक्रिया हुई, ये पूरा एक रेस्पिरेशन हुआ। ये एक रेस्पिरेशन इस प्रकार से एक मिनट में 12 से 16 बार हम जो है वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं, और यही हमारा क्या बनेगा? रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, अब देखिए, अब रेस्पिरेशन के टाइप क्या है? रेस्पिरेशन दो प्रकार से होता है। ठीक है, क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन एल्वियोलाई के लेवल तक है। अब यहां सबसे पहले यह समझना है कि, है जी, सभी ठीक? आवाज आ रही है सभी को? माइक ऑन है, किस बच्चे का है? चलिए, तो यहां हमें सबसे पहले एल्वियोलाई के बारे में समझना है। ठीक है, तो एल्वियोलाई को समझने के लिए आप देखिए, सबसे पहले रेस्पिरेशन में नोज या नाक का पार्ट आता है। ठीक है, तो नोज, उसके बाद फेरिंग्स का पार्ट आता है ना, फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स का पार्ट आता है। ये कुछ हिस्से हैं जो हम अलग अलग पार्ट पढ़ते हैं, कि अभी नासिका के बारे में पढ़ना है, फिर ग्रसन नलिका जिसको फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही जो साउंड बॉक्स है, ठीक है, जो आवाज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेरिंग्स, लेरिंग्स के बारे में। उसके बाद क्या आता है? ट्रैकिया। उसके बाद क्या आता है? ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद क्या आता है? ट्रैकिया के बाद लंग्स दो हैं, तो वो ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वो क्या है? दो पार्ट क्या होंगे? एक प्राइमरी ब्रोंकाई, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, फिर उनके आगे डिवीजन होते रहेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, और लास्ट में आकर के ये देखिए, ये जो पार्ट यहाँ आप देख पा रहे हैं,
ये पार्ट क्या है? अच्छा, हाँ जी, ठीक, ठीक है जी, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अभी पढ़ते हैं, फिर देखेंगे इसे जी। तो हमने प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई के बारे में देखा, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स होते जाते हैं, ठीक है। जो टर्शरी ब्रोंकाई है वो एल्वियोलस, लास्ट में एल्वियोलस या एल्वियोलाई तक जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पार्ट, ये देख सकते हैं हम, है ना। ये जो पार्ट है ये क्या कहे जाएंगे? एल्वियोलाई। इनको वायु कोश भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर जाती है, कि शरीर के ऊतकों से जो निकली है, टिश्यू से जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है वो बाहर की ओर जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो अंदर की ओर आती है, ठीक है। वापस उसी पेज पर देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एल्वियोलाई ऑफ लंग एंड ब्लड। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के लेवल पर जो एल्वियोलाई के लेवल पर जो ऑक्सीजन आई है उसका एक्सचेंज हुआ है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगी? इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है कि ब्लड में तो ऑक्सीजन आ चुकी है, वो ठीक है, लेकिन वहाँ से जिस टिश्यू को, जिस भी ऊतक को उस ऊर्जा की ज़रूरत है, उस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो उस ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा। वह रेस्पिरेशन क्या कहलाएगी? इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। वो रेस्पिरेशन क्या कहलाएगी? इंटरनल रेस्पिरेशन। जब कोई भी ऊतक ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा, उसे ऊर्जा की ज़रूरत होगी, वह रेस्पिरेशन क्या कहलाएगी? इंटरनल, मतलब आंतरिक या अंतः श्वसन जिसे कहते हैं। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होगी? कि नाक से आपने जो सांस ली है, जो ऑक्सीजन ली है, वो एल्वियोलाई के लेवल पर या ब्लड स्ट्रीम तक जाती है, खून तक पहुंचती है, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद एक वर्ड आता है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फंक्शनल एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी का मतलब क्या है? कि यहाँ हमें जिन जिन संरचनाओं का प्रयोग, जिन जिन भी रचनाओं का या ऑर्गन्स का प्रयोग श्वसन संस्थान में हो रहा है या श्वसन के कार्य में हो रहा है, उनका एक सामान्य विवरण जानना, ओके। तो वो हम जानते भी हैं ऐसे कि सबसे पहले इसमें नेजल कैविटी आएगी, ठीक है। नेजल कैविटी सबसे पहले, नाक, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। ये एक के बाद एक पार्ट है, एक एक रचनाएं हैं जो श्वसन में मदद करती हैं, जो सांस को आने जाने के लिए एक रास्ता बनाती हैं, ठीक है। हमारा जो पूरा श्वसन संस्थान है
ये इस प्रकार से ये ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद ये जो चीजें डिवाइड हुई हैं इधर, इनको क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। और उसके बाद जो ये दूसरा डिवीजन है, ये देख रहे हैं आप, ये जो डिवीजन है ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर इसके बाद यहाँ ये तीसरा डिवीजन और होता है, ये क्या कहलाएगा? टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई। और ये हम सिर्फ एक हिस्से को देख रहे हैं, आपको जो इतना बड़ा, इतना एनलार्ज करके जो चीज दिखाई है, ये एक ही हिस्से को देख रहे हैं। ऐसा लंग्स के हर एक टिश्यू के अंदर होता है। ठीक है, ऐसा लंग्स के हर एक टिश्यू के अंदर, हर एक ऊतक के अंदर ऐसा होता है। ठीक, तो यही हमें समझना है आज। ये क्या है? फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हर एक चीज का प्रयोग, मतलब जैसे कि बात करें कि नासिका है या ग्रसन नलिका है, जिसको आप फेरिंग्स कहते हैं, ग्रसन नलिका है, या लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, यहाँ का काम मात्र इतना है कि ये वायु को या ऑक्सीजन को एक रास्ता देते हैं कि भैया यहाँ से आपको होकर के गुजरना है। एक्सचेंज नहीं होता वहाँ पर, कोई भी वायु का बदलाव नहीं होता, ना कोई ऑक्सीजन को वहाँ से ले सकता है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर आ सकती है। लेकिन लंग्स का, फेफड़ों का जो पार्ट है जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, वो पार्ट मेन रेस्पिरेटरी यूनिट कहा जाता है। यूनिट समझते हैं? अब यूनिट का मतलब है इकाई। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की इकाई क्या होगी? ये एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई उसकी फंक्शनल यूनिट होगी। उसके बाद ये एल्वियोलाई जो है वो दो तरीके से होती हैं, टाइप 1 एल्वियोलर सेल है और टाइप 2 एल्वियोलर सेल है। जो टाइप 1 एल्वियोलर सेल हैं, ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, टाइप 1 एल्वियोलर सेल और टाइप 2 एल्वियोलर सेल। ये टाइप 1 एल्वियोलर सेल जो है थिन एल्वियोलर सेल, मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ये गैस एक्सचेंज की सबसे प्रमुख साइट है। ठीक है, एल्वियोलर टाइप 1। उसके बाद क्या है? एल्वियोलर टाइप 2। टाइप 2 जो सेल हैं, दे सिक्रीट एल्वियोलर फ्लूइड। मतलब इनका क्या है कि प्रमुख रोल गैस को एक्सचेंज करने का नहीं है, लेकिन ये कुछ फ्लूइड, कुछ तरल पदार्थ सिक्रीट करती रहती है, वहाँ पर उसका स्रवण होता रहता है एक तरल पदार्थ का। कहाँ पे? एल्वियोलाइज के आसपास, ताकि जो गैसियस एक्सचेंज है, जो हवा का बदलाव है, वो ठीक तरीके से होता रहे। ठीक है, ये क्या है? दो प्रकार के एल्वियोलर सेल। इस चीज को हम पहले ही समझ चुके हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या होगा? दो प्रकार से है ये, एक एल्वियोलर मेम्ब्रेन है और एक कैपिलरी मेम्ब्रेन है। एल्वियोलर मेम्ब्रेन है और कैपिलरी मेम्ब्रेन है।
अभी हमने जो पढ़ी टाइप 1 और टाइप 2 एल्वियोलर सेल दोनों ही किसका निर्माण करेंगी? दोनों ही किसका निर्माण करेंगे? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का निर्माण करेंगे। ठीक है। दूसरा इसमें पार्ट क्या होगा? एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको इसी नाम से बस आप याद रखें इन्हें। ठीक है, कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर है। ये सतह है जहां पर गैस का एक्सचेंज होना है। ठीक है, जहां पर गैस का एक्सचेंज होना है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेंटिलेशन। ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन किसे कहते हैं? कि जो श्वास का आवागमन है, क्या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है वो वेंटिलेशन कहलाता है। अब ये वेंटिलेशन 2 तरीके से है। ठीक है, आया जी। हाँ जी, प्रदीप जी हैं? आपको 10 मिनट वेट कर लोगे? क्लास चल रही है, एक जरूरी क्लास चल रही है एक। 10 मिनट बैठ जाओगे? हाँ बस 10 मिनट बैठ जाओ, अभी दे दूँगा। ठीक। एक बार प्रदीप ने और फोन करके कहीं वो करे तो थे फोन। बस आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट में, 1 मिनट रुकिए बस आप 10 मिनट बैठो, मैं आया। हाँ जी, तो ये जो वेंटिलेशन है वो 2 तरीके से है, पल्मोनरी और एल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होगा? पल्मोनरी का नाम किसका है? पल्मोनरी का नाम है लंग्स, है ना, लंग्स का सिनोनिम कहते हैं पल्मोनरी को। तो यहां पर जो एक्सचेंज है, ठीक है, वो पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाएगा। अब उससे आगे एल्वियोलाइज से टिश्यू तक जो जाना है एक्सचेंज, ठीक है, ऊतकों तक जो जाना है वो एल्वियोलर वेंटिलेशन कहलाएगा। ठीक है, एल्वियोलर वेंटिलेशन। इनको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेंटिलेशन के नाम से 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन भी रहता है इसमें। ठीक है, तो यहां पर देखिए वेंटिलेशन का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, या जो श्वसन की प्रक्रिया है, पहले उसको समझेंगे। उसके बाद वेंटिलेशन में जो ये नीचे लिखे हुए ना, टाइडल वॉल्यूम ये या डेड स्पेस, इस तरह से ये पूरा कैलकुलेट करना हमें तब आएगा किस किस तरीके से इन्होंने निकाला हुआ है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है, श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, उसे समझना है। हम जब सांस को अंदर की ओर लेते हैं तो वह कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब कि इसमें हमें खुद ऊर्जा लगानी पड़ेगी, खुद सांस को खींचना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से एक्सपायरेशन जो है वो कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। पैसिव का अर्थ क्या होगा? पैसिव अर्थात जिसमें हमें अपनी तरफ से कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है। ठीक है, अब इंस्पायरेशन या सांस को अंदर की तरफ लेने के लिए, अंतः श्वसन के लिए हमें एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट मसल है जिसका नाम है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम मसल की ज़रूरत होती है। डायाफ्राम क्या करती है? थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी मतलब जो हमारा वक्ष स्थल है, जो छाती का पार्ट है, उसको और उदर मतलब पेट के भाग को अलग करने का काम करती है। वक्ष और उदर को अलग करती, इन दोनों के बीच में रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट मसल है डायाफ्राम। ठीक है, इसी की वजह से श्वास प्रश्वास की क्रिया हो पाती है, क्योंकि जैसे ये मसल नीचे की ओर जाएगी तो क्या होगा? लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर वायु भर जाती है। ठीक है, ऐसे ही जब ये मसल ऊपर की ओर आएगी, ये जो मांसपेशी है डायाफ्राम जिसका नाम है, तो हमारा जो श्वास है वो बाहर की ओर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर जाती है। और ये सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद और भी मांसपेशियां इसमें काम करती हैं। जैसे हमने वक्षस्थल को पढ़ा, ठीक है, तो वक्षस्थल में क्या होगा कि इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल का अर्थ क्या होगा? जो दो कोस्टल कार्टिलेज के बीच में है। दो कोस्टल कार्टिलेज मतलब जो हमारी रिब्स हैं, पसलियां हैं, दो पसलियों के बीच में रहने वाली मांसपेशियां, वो भी इसमें मदद करती हैं। तो दो तरह की मांसपेशियां जो यहाँ पर काम आएंगी, वो एक तो है डायाफ्राम और दूसरी है इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये देखिए। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब ये मांसपेशियां हैं अलग अलग जो यहाँ पर कार्यरत हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, इंटरनल इंटरकोस्टल है, डायाफ्राम है, और असेसरी मसल्स भी होती हैं। असेसरी मतलब सहयोगी, जो प्रमुख रूप से कार्यरत नहीं है, लेकिन वो क्या है? सहयोग करती हैं। ये कुछ नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, हर एक नाम को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप कुछ एक नाम याद रख सकते हैं, जैसे स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, ऐसे ही पेक्टोरेलिस माइनर। ठीक है, ऐसे ही कुछ मसल एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ये सांस को बाहर की तरफ छोड़ने में मदद करती हैं, है ना, सांस को बाहर की तरफ छोड़ने में। अब एक चीज और देखिए, मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज, मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज। मूवमेंट का मतलब कि हमारा जो ये वक्ष स्थल है, जब इसके अंदर वायु भर जाती है, आप इस चीज़ को घर पे भी महसूस कर सकते हैं, ये क्लास खत्म होने के बाद आप करके देख सकते हैं कि जब सांस हम अंदर की ओर भरते हैं तो किस प्रकार से हमारा जो थोरेसिक केज है या जो वक्ष स्थल है, छाती है, वो किस तरह से मूव करती है। कैसे मूव करेगी वो? कि एक तो होता है आगे से पीछे, ठीक है, और एक ऊपर से नीचे, ये दो मूवमेंट हैं। तो लंग्स भी या हमारे जो फेफड़े भी जो है वो फैलते हैं, तो दोनों ही तरीके से होते हैं। अपवार्ड मतलब ऊपर की ओर भी, और फॉरवर्ड सामने की ओर भी, अपवार्ड भी और फॉरवर्ड भी। इनको आप करके देखेंगे तो समझेंगे। ये नाम जो लिखे हुए ना यहाँ पे, बकेट हैंडल मूवमेंट है, पंप हैंडल मूवमेंट है, ये जो भी नाम लिखे हुए हैं ये आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए बकेट हैंडल मूवमेंट में क्या लिखा है इन्होंने कि बकेट हैंडल मूवमेंट में आउटवर्ड अपवर्ड स्विंगिंग मूवमेंट से होता है। आउटवर्ड, आउट मतलब बाहर की ओर, ठीक है, आउटवर्ड, जैसे कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है कि ये खिलाड़ी अब मैदान से बाहर जा रहा है, आउटवर्ड, है ना। अपवर्ड स्विंगिंग, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, बाहर की ओर और ऊपर की ओर, ये क्या हुआ? बकेट हैंडल
मूवमेंट, बकेट मतलब बाल्टी, बाल्टी का जो हैंडल होता है उसकी मूवमेंट इन्होंने दिखाई। फिर दूसरा है पंप हैंडल मूवमेंट। तो ये पंप हैंडल मूवमेंट में क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के संकुचन से रिब्स एलिवेट होती है। एलिवेट का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर उठना, एलिवेट करना, उठाना किसी चीज़ को, ठीक है। इसमें अपवार्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होती हैं। अपवार्ड भी ऊपर की ओर और फॉरवर्ड सामने की ओर, ठीक है। ये हमने मूवमेंट समझी।